हेलो एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग 17 अगस्त के दी हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे और समझेंगे एक अखबार को सही से पढ़ने का तरीका, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को लगाते हुए उसके हर वोकैबुलरी और हर उसके ग्रामेटिकल अप्रोच को भी समझेंगे और आपके इंग्लिश की समझ को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि और जो ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे लोग जो अपने समझ को इंग्लिश में और इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, आप वहां तक उन लोगों तक मेरे वीडियोस को पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, ताकि वो भी अपनी इस समझ को और स्ट्रांग बना सके। सो I'll see you at the end of the session. Let's get started. Today's topic is not just turbulence on the Air India aircraft incident. सिर्फ turbulence नहीं है, turbulence का मतलब यहाँ पे परेशानी, agitation कह सकते हैं, agitation कह सकते हैं, discomposure भी कह सकते हैं इसको, discomposure एक प्रकार की परेशानी को दिखाता है, ये RE होगा, discomposure। ऑन द एयर इंडिया क्राफ्ट इंसिडेंट, भारत के एयरक्राफ्ट इंसिडेंट पर घटना पर यह आधारित है। इंडियाज एविएशन शुड नॉट हैव टू डिपेंड ऑन चांस फॉर सेफ्टी, भारत के एविएशन को सुरक्षा के लिए किस्मत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एविएशन का मतलब यहाँ पे हो गया विमान चालन, विमानन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, एडिटर कह रहे हैं कि शुड नॉट हैव टू डिपेंड, नहीं होना चाहिए, डिपेंड निर्भर किस पे, ऑन चांस भाग्य पर, किस चीज के लिए, सुरक्षा के लिए। आई होप इट इज क्लियर। द August 4, 2026 incident involving Air India flight AI 2379 from Phuket to Delhi with 137 passengers and 8 crew now has 2 tracks। तो कहा जा रहा है अगस्त 2026 की यह घटना है जिसमें इन्वॉल्व करते हुए, बताते हुए एयर इंडिया फ्लाइट एआई जिसकी 2379 संख्या, वो फुकेट से दिल्ली आ रही थी। फ्रॉम टू, फ्रॉम का यूज होता है से, टू मतलब तक, कहा, किस जगह के लिए, डेस्टिनेशन को दिखाता है, दिल्ली के लिए आ रही थी। इसमें 137 पैसेंजर यात्री और 8 क्रू मेंबर थे। नाउ हैज 2 ट्रैक्स, इसके अब 2 ट्रैक हो गए हैं, 2 रास्ते हो गए हैं। द फर्स्ट कंसर्न इट्स रिक्लासिफिकेशन, जो पहली जो परेशानी है, चिंता है, इसके रिक्लासिफिकेशन को लेकर, इसके पुनः वर्गीकरण को लेकर, राइट। तो इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। इंसिडेंट नाउन है, घटना, ऑकरेंस हैपनिंग, नॉर्मलिटी रूटीन, नियमितता कह सकते हैं, साधारण जो हो सकता है। रिक्लासिफिकेशन नाउन है, पुनः वर्गीकरण करना, रीलेवलिंग, असाइनमेंट, क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण करना, कैटेगराइज करना। डेविएशन ये नाउन है, विचलन जिसको डाइवर्जेंस कहते हैं, अंतर को, डाइवर्जेंस, डिपार्चर, कंफर्मिटी, एडेरेंस यानी कि उसकी निश्चितता को कहा जाता है, एडेरेंस मतलब भी निश्चितता हो सकता है। एटीट्यूड, एल्टीट्यूड ये नाउन है, ऊंचाई, एल्टीट्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है, आप ध्यान रखेंगे, ऊंचाई। हाइट, एलिवेशन, डेप्थ, लो लेवल, गहराई जिसको कह सकते हैं, नीचे के लेवल को। प्रोव यहाँ पे नाउन है, ये वर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज क्या है, नाउन की तरह, जांच। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस, नजरअंदाज करना। एनॉमलीज ये नाउन है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, IES लगा हुआ है। असामान्यताएं, इरेगुलरिटीज, एबनॉर्मैलिटीज, इसमें जो कमियां हैं, अनियमितताएं हैं, उसको कहा जा रहा है नॉर्मैलिटीज और रेगुलरिटीज। नियमितता उसके नियम को पालन करने वाला। हाइड्रोलिक ये एडजेक्टिव है। फ्लूइड ड्रिवन मैकेनिकल, तकनीकी जिसको समझ सकते हैं। न्यूमेटिक मैनुअल, जो मैनुअल है जिस पे वर्क करता है मानव के द्वारा। न्यूमेटिक सांस से जुड़ा हुआ, हवाई यात्रा से जुड़ा हुआ, दैट्स कॉल्ड न्यूमेटिक। ऑटो पायलट
नाउन है स्वचालित पायलट, जो कि हर हवाई जहाज में होता है एक अलग से फंक्शन। सेल्फ पायलट ऑटोमेटिक कंट्रोल, जिसको कह सकते हैं मैनुअल कंट्रोल। ह्यूमन पायलट, जो उसको ऑपरेट करते हैं इंसान, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन पायलट। साइको एक्टिव सब्सटेंस, मनोसक्रिय पदार्थ, कंपाउंड नॉन की तरह यूज कर रहा है, हालांकि साइको एक्टिव एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे सब्सटेंस नाउन है। माइंड अलर्टनिंग, साइकोट्रॉफिक मटेरियल्स, नॉन साइको एक्टिव, जो अमानवीय, जो मानसिक से जुड़ा हुआ न हो। इनर्ट, इनर्ट का मतलब निष्क्रिय, अक्रिय कह सकते हैं। कंपाउंड, वो तत्व। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं इसको। द फर्स्ट कंसर्न इज रिक्लासिफिकेशन। इसकी जो पहली चिंता है, परेशानी है, इसके पुनः वर्गीकरण को लेकर। द इनिशियल इवेंट ऑफ टर्बुलेंस इज नाउ अ सीरियस इंसिडेंट। अभी जो शुरुआती, इनिशियल यहाँ पे क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। शुरुआती जो इवेंट थे, इसके परेशानी के जो घटनाएं हैं, इज नाउ अ सीरियस इंसिडेंट। अब ये क्या है, वर्तमान में बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गया, इंसिडेंट घटना के रूप में आई है। आफ्टर इन फ्लाइट टेक्निकल इश्यूज एंड अ significant deviation in aircraft altitude caused injury to more than 20 passengers and crew। तो कहा जा रहा है कि आफ्टर इन फ्लाइट, आफ्टर यहाँ पर प्रपोजिशन है। इन फ्लाइट का मतलब था उड़ान भरना, ऊंची उड़ान भरना, ठीक है। ऊंचाई पर जब ये उड़ रहा था तो इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई, इश्यू प्रॉब्लम आ गए, और एक महत्वपूर्ण डेविएशन, डेविएशन का मतलब बदलाव, इसमें कुछ बदलाव किए गए। किसमें, इनके एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, उसकी ऊंचाई में। कॉस्ट, और यही कारण बना क्या, इंजरी का, परेशानी का। कितने को, कितने लोगों के लिए, टू मोर देन 20 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स। तो 20 यात्रियों और कुछ क्रू मेंबर्स थे, उससे ज्यादा के लिए परेशानी का सबब बना। शारीरिक परेशानी जिसको कह सकते हैं। क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है। ड्राइंग इन द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीसीजी, और इसने ध्यान खींचा। ड्राइंग का मतलब होता है, ड्रॉ का मतलब आकर्षित करना। किसका ध्यान खींचा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एक प्रकार की संस्था है जो जांच करती है। द सब्सिक्वेंट प्रोब बाय द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, और जो सब्सिक्वेंट कहने का मतलब, ये जो इंसिडेंट की बात की गई उसकी जांच हुई किसके द्वारा, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इस ब्यूरो के द्वारा, जिसका काम क्या है, इन्वेस्टिगेट करना एयरक्राफ्ट से, यानी कि विमानन परेशानियों से, एक्सीडेंट से रिलेटेड समस्याओं को इन्वेस्टिगेट करना। अलोंग विथ, इसके साथ और कौन थे, फ्रांस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, फ्रांस के इन्वेस्टिगेशन जांच जो अथॉरिटी है वो भी थे, जिसको बीई कहते हैं। ब्रिटिश यूरोपियन एजेंसी जिसको कहा जाता है। एंड टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एयरबस, और इसमें से क्या है, तकनीकी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अधिकारी हैं, किससे, एयरबस के। इन तीन एजेंसियों ने मिलकर क्या है, इसकी जांच की। शुड अनरेवेल, यानी करनी चाहिए। शुड अनरेवेल सजेशन दिया गया है, यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि करनी चाहिए। अनरेवेल द मल्टीपल एनोमलीज, सुलझाना, इस गुत्थी को सुलझाना, परेशानियों को सुलझाना कि कैसे हो रहा है। तो अनरेवेल यहाँ पे इसका मेन वर्ब है और शुड यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब है, आप ध्यान रखेंगे। मल्टीपल एनोमलीज को, जो बहुत सारी जो अनियमितताएं हैं, परेशानियां हैं, इसको लेकर उसको। दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आया है, अनोमलीज के लिए आया है, अनोमलीज के लिए आया है। ब्रीफली overtook the Airbus A320N, fault warnings across the hydraulic system, elevator flight control faults, autopilot disconnection, emergency exit door indication and an engine anti-ice warning। पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। ये जो एयरबस 8-320N के जो परेशानियां था, फॉल्ट थी, उसमें कमियां थी, उसको वार्निंग कर दी, चेतावनी दे दी गई थी। अक्रॉस, किस किस चीज को लेकर, हाइड्रोलिक सिस्टम को लेकर, जो विमान से रिलेटेड जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, तकनीकी सिस्टम व्यवस्था, उसको लेकर। एलिवेटर, एलिवेटर जो सीढ़ियां होती हैं फ्लाइट की, कंट्रोल उसको लेकर। ऑटो पायलट डिस्कनेक्शन, ऑटो पायलट का कनेक्शन टूट गया था, उसको लेकर। इमरजेंसी एग्जिट डोर इंडिकेशन, इमरजेंसी एग्जिट जो डोर है उसके लिए भी क्या इंडिकेशन दे दिए गए थे, पहले ही से सचेत कर दिया गया था। एंड एन इंजन एंटी आइस वार्निंग, और इंजन में जो आइस का जो जमना है उसको लेकर, उसकी कमी को लेकर वार्निंग दे दी गई थी। चलिए इसको फिर से समझते हैं। फ्लाइट के दौरान तकनीकी दिक्कतों और
एयरक्राफ्ट की ऊंचाई में बड़े बदलाव की वजह से 20 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर घायल हो गए, इंजरी जिनके साथ हो गई, जिससे तुरंत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए को इस मामले में शामिल होना पड़ा, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, शामिल होना पड़ा। इसके बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी इसमें आ गई। फ्रांस की जांच अथॉरिटी बीईए, जिसको ब्रिटिश यूरोपियन एजेंसी कहा जाता है, वो भी इसमें जांच में आई। और एयरबस के टेक्निकल प्रतिनिधि जो हैं कि जांच से उन कई गड़बड़ियों का पता चलना चाहिए जो एयरबस A320N में कुछ समय के लिए आ गई थी। यानी कि ये जो एयरबस है, फ्लाइट जो है A320N, इसमें कुछ समय के लिए जो परेशानियां आ गई थी, इन सारी संस्थाओं को, एजेंसियों को मिलकर उसका पता लगाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फॉल्ट वार्निंग अक्रॉस द हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की चेतावनी। एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल फॉल्ट्स, एलिवेटर फ्लाइट कंट्रोल में खराबी, ऑटो पायलट का डिस्कनेक्शन होना, एक संपर्क साधने में कमी होना, ये भी एक परेशानी है। इमरजेंसी एग्जिट डोर को के संकेत और इंजन में बर्फ ना आने की चेतावनी। ये सब ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं, ये फ्लाइट A320N में थी, जिसको कि इसका जांच लगाना चाहिए और पता भी चला है इसमें। तो आप देख सकते हैं, ऑटो पायलट डिस्कनेक्शन, इमरजेंसी एग्जिट डोर इंडिकेशन एंड एन इंजन एंटी आइस वार्निंग, यानी कि इंजन में आइस का नहीं जमना, इसके लिए भी चेतावनी दे दी गई थी। एयरबस इनिशियल डेटा इज सेट टू सपोर्ट द एविडेंस ऑफ टेक्निकल एरर्स। तो एयरबस का जो शुरुआती डेटा है, ये बताता है, इज सेट टू, ये बताता है, क्या बताता है, टू सपोर्ट द एविडेंस ऑफ टेक्निकल एरर्स, यानी कि ये इसका समर्थन करता है। टू सपोर्ट का मतलब यहाँ पे समर्थन करता है किसका? एविडेंस को, प्रूफ को, कि उसमें टेक्निकल एरर्स थे, कुछ तकनीकी खराबियां थी। एयरबस के रिपोर्ट के अनुसार इसको समर्थन करता है कि हाँ, इस फ्लाइट में परेशानियां थी। हाउएवर, फिर भी ये कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। इट इज सेकेंड ट्रैक, ये दूसरा ट्रैक है, दूसरा रास्ता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे ट्रैक के लिए आ रहा है। हैज रिसीव्ड, जिसने प्राप्त किया है, मच अटेंशन, बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है। किसका? द रिजल्ट ऑफ द पायलट इन कमांड्स पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंस। तो यह दूसरा ट्रैक है जिस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। पायलट इन कमांड की साइको एक्टिव सब्सटेंस के लिए पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग का नतीजा है, या स्क्रीनिंग का मतलब यहाँ पे जांच हो गया। यानी कि इसने, ये दूसरा स्टेप है जिसने कि ध्यान आकर्षित किया है इसके परिणाम को। किसके परिणाम को? पायलट इन कमांड्स पोस्ट फ्लाइट स्क्रीनिंग, इससे रिलेटेड जांच को। स्क्रीनिंग, यहाँ जांच की बात करें, किसकी? इसकी जांच, द पायलट इन कमांड्स पोस्ट फ्लाइट की जांच, जो कि किसके लिए है? साइको एक्टिव सब्सटेंस को दिखाता है, यानी कि मनोसक्रिय पदार्थ को दिखाता है कि ये इसमें जांच में ये हुआ है, ये निकला है। आई होप इट इज क्लियर। अगले स्लाइड पे चलते हैं। टाटा ग्रुप सिंगापुर एयरलाइंस ज्वाइंट वेंचर एयरलाइन हैज बीन pruded into commencing the immediate and mandatory screening of its flight check drew for any substance or unprescribed medications। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप की जो कंपनी है, सिंगापुर, टाटा ग्रुप सिंगापुर कंपनी, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है, संयुक्त व्यापार जिसको कह सकते हैं, कंपनी, एयरलाइन है, हैज बीन प्रूडेड, उसने ये प्रोडिड किया है, उकसाया है। उकसाया कहने का मतलब जांच बढ़ाने के आदेश दिए हैं, जांच करने के लिए कहा है। इनटू किसमें? कमेंसिंग। कमेंसिंग का मतलब होता है स्टार्ट करना, राइट, शुरुआत करना। द इमीडिएट एंड मैंडेटरी स्क्रीनिंग, तुरंत, और मैंडेटरी मतलब जरूरी, स्क्रीनिंग के लिए, जांच के लिए। किसके लिए? ऑफ इट्स फ्लाइट डेक, इस फ्लाइट के डेक के लिए। डेक क्रू, यानी कि इस फ्लाइट पे जो काम करने वाले जो मेंबर होते हैं, डेक क्रू जिसको कहते हैं, उसके जांच के लिए। और इसको मैंडेटरी कर दिया है। फॉर एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के लिए। और अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, वैसे मेडिकेशन या वैसी दवाइयां जिसको कि प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है डॉक्टर के द्वारा, या किसी मेडिकल स्टोर या डॉक्टर के द्वारा उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, उसके जांच के लिए, स्क्रीनिंग के लिए आदेश दे दिए हैं। बट द डीपली डिस्कम्फर्टिंग डिस्कवरी हैज एक्सपोज्ड द वीक लिंक इन क्रू स्क्रीनिंग, द ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अ प्री एंड post flight breathalyzer deck checks for alcohol on testing for
psychoactive substances which falls under the Civil Aviation Requirements CAR section 5 Air Safety Series F पार्ट 5 इसको समझते हैं। लेकिन इस बहुत परेशान करने वाली खोज ने क्रू स्क्रीनिंग में कमजोर कड़ी के को सामने ला दिया है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो, लेकिन यहाँ पे क्या कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा कि अगर ये कहा गया है तो इसके विपरीत बात की जाएगी। डीपली डिस्कम्फर्टिंग, इसके वर्ड मीनिंग्स को पहले देख लेते हैं। प्रोडिट का मतलब उकसाया, आदेश दिया, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, V3। पुश्ड, अर्ज, डिस्करेज, रिस्ट्रेंड, रोक देना, बाधित कर देना। स्क्रीनिंग वर्ब है जांच, एग्जामिनेशन टेस्टिंग, नेग्लेक्ट ओमिशन, मिटा देना, हटा देना, नजरअंदाज कर देना। डिस्कम्फिटिंग, ये एज एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बेचैन करने वाला, डिस्टर्बिंग, अनसेटलिंग, कंफर्टिंग, सूदिंग, सूदिंग का मतलब होता है सुखदायक, शांति प्रदान करने वाला। ब्रीदलाइजर, श्वास विश्लेषक जिसको कह सकते हैं। ब्रीथ टेस्टर, ब्रीथ सेंसर, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जांच करने के बाद कहा गया है। रिक्वायरमेंट्स, ये नाउन है, आवश्यकताएं। नेसेसिटीज, प्रीरिक्विजिट्स जिसको कह सकते हैं। अननेसेसिटीज, लग्जरीज, आराम परोक्त वो चीजें। अप्लाइज, लागू होता, ये वर्ब है। कंसर्न, रिलेट्स, एग्जेम्प्ट, एक्सक्लूड, बाहर निकाल देना, एग्जम्प्ट कर देना। रैंडम, ये यहाँ पे नाउन, यदुच्छुक, आर्बिट्रेरी, हैफेहैज़र्ड, प्लान्ड, सिस्टमेटिक, प्लान तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, नियमित रूप से कह सकते हैं। ग्रेडेड, ये एडजेक्टिव है, क्रमबद्ध। टीयर्ड, क्लासिफाइड, अनग्रेडेड, लेवल, जिसका ग्रेड न किया गया हो, जिसका लेवलिंग न किया गया हो। डिसिप्लिनरी, ये एक एडजेक्टिव है, अनुशासनात्मक। प्यूनिटिव, करेक्टिव, लीनियंट, परमिसिव। लीनियंट का मतलब होता है उदार, नरम। परमिसिव का मतलब होता है अनुमोदक, दयालु। एक्शन, कार्रवाई, ये एज अ वर्ब की यहाँ यूज किया जा रहा है। एक्शन, मेजर, स्टेप, इन एक्शन, इन एक्टिविटी, निष्क्रियता को दिखाता है। दीज आर एंटोनिम्स, अब समझते हैं। बट द डीपली डिस्कम्फर्टिंग डिस्कवरी, यानी कि जो पूरी तरीके से असंतोष कर देने वाला जो खोज है, हैज एक्सपोज, उसने उजागर किया है। हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एक्सपोज यहाँ पे मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। उसने उजागर किया है किस चीज को? द वीक लिंक इन क्रू स्क्रीनिंग, जो जो लूज कंडक्ट है, जो क्रू मेंबर होते हैं डेक पे, उसकी जब जांच की गई तो पता चला कि उसमें क्या बहुत सारे लूज कंडक्ट है, कमजोरियां हैं। द ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्री एंड पोस्ट फ्लाइट breathalyzer checks for alcohol than on testing for psychoactive substances। तो इसमें जो बहुत बड़ा जो प्रभाव पड़ता है, एम्फेसाइज करता है ऑन प्री एंड पोस्ट, फ्लाइट के उड़ने से पहले और उड़ने के बाद का जो चेक है, उसकी जांच है, उसको लेकर, ब्रीदलाइजर चेक को लेकर। ब्रीदलाइजर कहने का मतलब सांस से जुड़ी हुई, श्वास विश्लेषक से जुड़ी हुई जो जांच है, उसको लेकर। किस चीज को? फॉर अल्कोहल, शराब को लेकर। डन ऑन टेस्टिंग द फॉर साइको एक्टिव सब्सटेंस, और उससे जुड़े हुए जांच को, किससे जुड़े हुए जांच को? साइको एक्टिव सब्सटेंस से जुड़े हुए जांच को, जो मनोवृत्ति को बदलता है पदार्थ, मनोचिकित्सक से जुड़ा हुआ जो सब्सटेंस है, उसको लेकर। which falls under the civil aviation requirements, जो किसके अंतर्गत आता है? सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर, उसके जांच के अंदर आता है। सेक्शन 5 एयर सेफ्टी सीरीज एफ पार्ट 5, जो किसके सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 5 एयर सेफ्टी, सुरक्षा को लेकर, सीरीज 5 का पार्ट 5। अब इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंस की टेस्टिंग के बजाय अल्कोहल के लिए प्री और पोस्ट फ्लाइट ब्रेथलाइजर चेक पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स सेक्शन 5 एयर सेफ्टी सीरीज एफ पार्ट 5 के तहत आता है। तो यह साफ साफ कहा जा रहा है कि अल्कोहल की अपेक्षा क्या है, इस पर जांच की जाती है, साइको एक्टिव सब्सटेंस पे, जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। आई होप इट इज क्लियर। इनफैक्ट वास्तव में द कार यहाँ पे किसको कहा गया? सिविल
एविएशन रिक्वायरमेंट्स विच अप्लाइज टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ऑल्सो। अब ये जो कार है, जो विच यहाँ पे क्या रिलेटिव प्रोनाउन जो कार के लिए है, अप्लाई ये लागू करता है, क्या लागू करता है, टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ऑल्सो, ऑल्सो यहाँ पे एडवर्ब है, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी लागू करता है। लर्न्स मोर टुवर्ड्स रैंडम एंड पोस्ट शिफ्ट टेस्टिंग एंड ग्रेडेड डिसिप्लिनरी एक्शन। रैंडम और पोस्ट शिफ्ट सेटिंग की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जिसमें ग्रेडेड डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, यानी कि ग्रेड व ग्रेड जो है वो नियमितता चेक को लेकर, नियमितता से जुड़े हुए चेक को लेकर एक्शन लिया जाता है कि उसके पहले और बाद के शिफ्ट से रिलेटेड जो क्रू हैं और जो सावधानियां हैं, जो एक कह सकते हैं दायरा है चेक करने का, वो पूरी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बात की जा रही है पोस्ट फ्लाइट की और पोस्ट शिफ्ट टेस्टिंग की। राइट, आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं अगले स्लाइड में। विथ इंडियाज एयर कैरियर्स एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस, crew citing stress related issues and separately the availability of substance of medicinal or recreational use, the regulator must ensure stringent psychoactive substance testing and operational compliance। कहा जा रहा है भारत की एयर कैरियर्स के ऑपरेशन बढ़ाने, एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ाना होता है, बढ़ाना, इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। एक्सपेंडिंग यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है वी प्लस आईएनजी, बढ़ाते हुए, विस्तार करना, ग्रोइंग, एनलार्जिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, श्रिंकिंग, उसको छोटा करना, श्रिंक करना। ऑपरेशन नाउन है, परिचालन, फंक्शन, एक्टिविटीज, इनएक्टिविटी, इडलनेस, उसकी निष्क्रियता को दिखाता है, उसकी कमी को दिखाता है। अवेलेबिलिटी एडजेक्टिव है, उपलब्धता, एक्सेसिबिलिटी, प्रेजेंस, अनअवेलेबिलिटी, एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति को और उसकी इनएफिशिएंसी को, उसकी कमी को दिखाता है। स्ट्रिजेंट ये वर्ब है, हालांकि यहाँ पे ये एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, कठोर, स्ट्रिक्ट, रिगरस, लीनियंट, रिलैक्स्ड, हल्का, उदार, नरम को दिखाता है, रिलैक्स्ड को दिखाता है। ऑपरेशनल एडजेक्टिव है, परिचालन संबंधी, फंक्शनल, एक्टिव, इनऑपरेटिव, इनएक्टिव, निष्क्रिय जिसको कह सकते हैं, इनऑपरेटिव है वो, परिचालन में नहीं है। कंप्लायंस नाउन है, अनुपालन, अडेरेंस, ऑब्जर्वेंस, वायलेशन, ब्रीच, उल्लंघन करना, तोड़ देना, वायलेट कर देना। दीज आर एंटोनिम्स। इम्पेयरमेंट ये एडजेक्टिव है, क्षति, डिसेबिलिटी, वीकनिंग, कमजोर कर देना। इंप्रूवमेंट, इन्हांसमेंट, उसको बढ़ा देना, उसमें वृद्धि करना। ड्राइंग ये एज अ वर्ब है, संदर्भ लेना, उसके बारे में पता लगाना। रेफरिंग, साइटिंग, जांच करने से, साइटिंग का मतलब जांच करना भी होता है। इग्नोरिंग, ओवरलुकिंग, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना। इंसिडेंट्स नाउन है, दुर्घटनाएं, मिसहैप्स, ट्रेजेडीज, सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी, सुरक्षा से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। फैटल घातक, डेडली, लीथल जिसको कह सकते हैं, हार्मलेस और सेफ जो सुरक्षित हो, जो हानिकारक ना हो, हार्मलेस है। दीज आर एंटोनिम्स। अब समझते हैं इसको। भारत की एयर कैरियर्स के ऑपरेशन बढ़ाने, क्रू के स्ट्रेस से जुड़ी दिक्कतों का हवाला देने और अलग से दवा या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों की उपलब्धता को देखते हुए रेगुलेटर को साइको एक्टिव चीजों की सख्त टेस्टिंग और ऑपरेशन नियमों का पालन पक्का करना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है, एक सोच को दिखा रहा है कि ये जितने भी क्रू मेंबर्स हैं भारत के एयर कैरियर्स, उससे जुड़ी जितनी जो कि एक्सपैंड करता है उसके ऑपरेशन को, कार्य को बढ़ाता है। क्रू साइटिंग, जितनी भी क्रू है उसकी जांच करना, जो स्टाफ से जो वहां पे यह बात करते हैं, जांच होनी चाहिए किसकी, स्ट्रेस रिलेटेड, उनके मानसिक स्ट्रेस से रिलेटेड इशू को, कारणों को, और सेपरेटली खास करके उसकी उपलब्धता को लेकर, उसके सब्सटेंस को, फॉर मेडिसिनल, दवाइयों से जुड़ा हुआ, या रिक्रिएशनल यूज, जो उसको पुनः यूज किया जा सके। द रेगुलर मस्ट इंश्योर स्ट्रिंजेंट साइकोएक्टिव सब्सटेंस। रेगुलेटर मस्ट इंश्योर, रेगुलेटर कहने का मतलब वो व्यवस्था, वो कंपनी जो उसको रेगुलेट करती है, उसको इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। स्ट्रिंजेंट कठोर,
साइको एक्टिव सब्सटेंस यानी जो मनोचिकित्सक जो पदार्थ है उसको टेस्ट करना चाहिए। टेस्टिंग एंड ऑपरेशनल कंप्लायंस, और जो उससे ऑपरेशनल कंप्लायंस जो है परिचालन संबंधी जो कार्य है उस पर उसको जरूर से इंश्योर करना चाहिए। अब इसको इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है कि परिचालन से संबंधित जितने भी क्रू हैं उनको हर तरीके से टेस्ट किया जाए, उसके मानसिक शक्ति को, क्षमता को, या उसके मेडिसिन को लेकर वो कौन सा मेडिसिन लेते हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं। रेगुलेटर को इन सब पे कठोर स्टेप लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। द DCA's मेडिकल सर्कुलर नंबर 02 of 2021 on over-the-counter OTC drug and self-medication highlights pilot cognitive psychomotor skills impairment drawing on the Mangaluru 2010 and Kozhikode 2020 fatal air accidents। कहा जा रहा है DGCA का 2021 का मेडिकल सर्कुलर नंबर 2 ओवर द काउंटर, ये सर्कुलर नंबर 2 का नाम रखा गया है, बोला जा रहा है ओवर द काउंटर ओटीसी जिसको कहा गया, दवाओं और सेल्फ मेडिकेशन पर, दवाओं ड्रग्स एंड सेल्फ मेडिकेशन यानी कि उपचार जो है स्वयं उपचार पर ये ध्यान आकर्षित करता है। किस पर? मंगलुरु 2010 के और कोझिकोड के 2020 के जानलेवा हवाई हादसों के आधार पर पायलट की कॉग्निटिव ज्ञान संबंधी संज्ञानात्मक जांच होनी चाहिए, जिसको साइकोमोटर स्किल्स भी कहते हैं। कि जानलेवा हवाई हादसों के आधार पर पायलट की कॉग्निटिव मनोचिकित्सा से संबंधित ज्ञान से संबंधित जांच होनी चाहिए स्किल्स की। स्किल्स एम्पेयरमेंट उसकी कमी को दिखाता है, उसके ज्ञान की कमी को दिखाता है। ड्रॉइंग ऑन मंगलुरु यानी कि घटना की बात की जा रही कि जो मंगलुरु में हुआ और जो कि कोझिकोड में हुआ। फैटल एयर एक्सीडेंट, फैटल का मतलब क्या है? घातक, जानलेवा जो एयर एक्सीडेंट हुआ, वो जितनी घटनाएं हुई हैं उसकी बात कही जा रही है। आई होप इट इज क्लियर। फर्दर डॉक्यूमेंटेड केसेस फ्रॉम द बेस्ट रिवील that even small reveals of impairment can affect crew judgment, reaction time, coordination, and decision making. The critical skills needed in the flight deck. तो आगे कहा जा रहा है इसके अलावा फर्दर यानी इसके आगे या इसके अलावा पश्चिमी के डॉक्यूमेंट्स मामलों से पता चलता है, डॉक्यूमेंट केसेस जो यानी कि जो दस्तावेज हैं, फ्रॉम द बेस्ट रिवील, वेस्ट के पश्चिमी से रिवील करता है, इसका ये मेन वर्ब है। डॉक्यूमेंटेड केसेस, केसेस यहाँ पे सब्जेक्ट है, पूरा डॉक्यूमेंटेड केसेस तक ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है रिवील। ये दिखाता है, ये उजागर करता है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है कि इवन अ स्मॉल लेवल्स ऑफ इम्पेयरमेंट, यहाँ तक कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटे स्तर की जो गलतियां हैं, कैन अफेक्ट, वो प्रभावित कर सकता है क्रू के जजमेंट को, उसके सोचने और समझने की शक्ति को, उसके रिएक्शन टाइम को, कोऑर्डिनेशन उसके सामंजस्य को, एंड डिसीजन मेकिंग, किसी चीज के ऊपर डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। द क्रिटिकल स्किल्स नीडेड इन द फ्लाइट डेक, तो क्रिटिकल एक सही स्किल्स की जरूरत होती है जब आप फ्लाइट डेक पर होते हैं, जब आप उड़ान भर रहे होते हैं या फ्लाइट को उड़ा रहे होते हैं। इसके वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं। डॉक्यूमेंटेड एडजेक्टिव है, दस्तावेजीकृत, रिकॉर्डेड, नोटेड, अनडॉक्यूमेंटेड, अनरिकॉर्डेड, जिसको रिकॉर्ड ना किया गया हो, जो दस्तावेजी ना हो। रिवील यहाँ पे वर्ब है, प्रकट करना, उजागर करना। डिस्क्लोजर, अनकवर, रिवील जिसको कह सकते हैं। कंसील, हाइड, छुपा देना, दबा देना। कोऑर्डिनेशन, समन्वय, कोऑपरेशन भी कह सकते हैं। हार्मोनाइजेशन, कोऑपरेशन। डिसएरे, क्योस, अराजकता, परेशानी, जो अनियमितता को दिखाता है। डिसीजन मेकिंग, ये नाउन है, एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया जा रहा है। निर्णय लेना, जजमेंट, चूजिंग, इंडिसीजंस, हेजिटेशन, हिचकिचाहट होना या डिसीजन लेने में हड़बड़ी होना। दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल एडजेक्टिव है। महत्वपूर्ण, वाइटल, इसेंशियल, माइनर, ट्रिवियल, तुच्छ, बहुत कम, जिसको कह सकते हैं बेडरॉक, नॉन है, मूल, आधार, फाउंडेशन, कॉर्नर स्टोन। इंस्टेबिलिटी, अस्थायित्व, जिसको कहते हैं जो स्थिर ना हो। वीकनेस, कमजोरी। ऑपरेटर, नाउन है, संचालक, कंट्रोलर, मैनेजर। नॉन ऑपरेटर, बाय स्टैंडर्ड, साइड में खड़ा रहने वाला, ऑपरेट न करने वाला, जिसको अनियंत्रक कह सकते हैं। स्टैंडर्ड्स, ये नाउन है, मानक, बेंचमार्क, क्राइटेरिया, लोअरिंग, सब स्टैंडर्ड,
यानी कि जो उसके कोर स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं, उसके कमी को दिखा रहा है, उसके नीचे वाले हिस्सों को दिखा रहा है। एस्केप वर्ब है, बच निकलना, भाग जाना, गेट अवे, इवेजन, कैप्चर, एंट्रैपमेंट, कैद में कर लेना। स्ट्रैटेजी, यहाँ पे जी में बाई छूट गया, स्ट्रैटेजी होगा, यहाँ पे ये नाउन है। रणनीति, प्लान, टैक्टिक, इम्प्रोवाइजेशन, रैंडमनेस, उसमें लगातार चेंजेस लाना। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है परिवर्तन, रैंडमनेस ऑल्टरनेटिव जिसको कह सकते हैं। दीज आर एंटोनिम्स। इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए कि फिट क्रू आर बिहाइंड द कंट्रोल सीजन एविएशन industry bedrock and every Indian operator, large or growing, must uphold the highest standards। तो कहा जा रहा है जो फ्लाइट डेक में जरूरी स्किल्स है, यह पक्का करना कि फिट क्रू कंट्रोल के पीछे हो, एक्टिव इंडस्ट्री की नींव है और हर भारतीय ऑपरेटर, चाहे वो बड़ा हो या बढ़ रहा हो, या छोटा ऑपरेटर या जो ग्रो कर रहा हो, इंडियन ऑपरेटर, लार्ज बड़े स्तर का या ग्रोइंग जो बढ़ने वाली जो कंपनियां हैं, जो जिस प्रकार की भी कंपनियां जो एयरवेज से जुड़ी है, उन कंपनियों की बात कर रही है, की जा रही है। मस्ट अपहोल्ड, मस्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अपहोल्ड का मतलब ये उसको ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। द हाईएस्ट स्टैंडर्ड, हाईएस्ट जो ऊंची मानकीकरण है, यानी कि जो जांच करने की जो पद्धति है, स्टैंडर्ड्स है, उसको फॉलो करना चाहिए। दिस वॉज अ लकी स्केप, यह एक लकी स्केप था, बच निकलना था। बट लक कैन नॉट बी अलाउड टू बिकम अ सेफ्टी स्ट्रेटेजी। बाय होगा, यहाँ पे बाय छूट गया, तो कहा जा रहा है लेकिन, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। लक कैन नॉट बी अलाउड टू बी बिकम अ सेफ्टी स्ट्रेटेजी, यानी कि भाग्य को कभी भी सेफ्टी का स्ट्रेटेजी नहीं रखा जा सकता, उसके रूप में नहीं माना जा सकता। भाग्य कभी भी सुरक्षा की पद्धति के अंतर्गत नहीं आता। भाग्य तो भाग्य है, लेकिन किस्मत को सेफ्टी स्ट्रेटेजी नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा ही बचाव है। तो हर तरीके से उसको जांच करना, फ्लाइट को उसकी देख रेख करना और उसके जितने भी मानक हैं जांच पद्धति को उसको पूरा करना, यही एक आखिरी उपाय है हर पैसेंजर्स की जान की निगरानी और उसको सुरक्षित लैंड कराने का। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। सो आज इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।